नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे युवा राजनेता और विधायक हैं जिनसे भविष्य के लिए बहुत सारी उम्मीदें निश्चित तौर पर होंगी, होनी ही चाहिए। और वो जिस ट्रेडिशन से आते हैं राजनीति के, आप कह सकते हैं कि राजनीति परंपरा में उन्हें मिली है, विरासत में उन्हें मिली है। लेकिन ये बात कहने में बड़ी सहज लगती है और ऐसा लगता भी है कि विरासत में मिली राजनीति एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कोई भी चढ़ सकता है। तो माफ़ कीजिएगा, जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि अनेक राजनेताओं के पुत्र या पुत्री या पत्नी या उनके परिवार के अन्य सदस्य राजनीति में आए तो ज़रूर, सफलता भी मिली, लेकिन वो कहाँ हैं ये कहना बाद में मुश्किल होता है। बहरहाल काफ़ी सरल व्यक्तित्व है उनका और उनके परिवार में भी ये ट्रेडिशन रहा। ये सरलता भी आप कह सकते हैं कि उनकी लिगेसी है। चाहे उनके मैं बड़े भाई की बात करूं जो केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, पीसीसी चीफ रहे, या उनके पिताजी की बात करूं जो मध्य प्रदेश में सहकारिता के पर्याय के तौर पर एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सहकारिता की महत्व और शक्ति को मध्य प्रदेश की राजनीति को बताया, समझाया कि सहकारिता क्या कर सकती है। मैं वो भी पीसीसी चीफ रहे, सुभाष यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सचिन यादव जी। बहुत स्वागत करता हूँ सचिन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप राजनीति की जो धारा है कांग्रेस की, वो 2018 को मैं छोड़ दूं तो 2003 से आपका संघर्ष पथ ही है। और 2018 भी एक ऐसा समय था कि कुछ बूंदें बरसी और जब तक उन बूंदों का आप आनंद लेते, बारिश थम गई थी, यानी सरकार चली गई थी। कैसे देखते हैं इस संघर्ष को एक युवा के तौर पर? कभी कभी मन मायूस होता होगा, निराश होता होगा, कई सवाल भी आते होंगे, घर में भी पूछते होंगे लोग कि भाई क्यों सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस नहीं है, इतना लंबा उसका वनवास क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी राजनेता चाहता है कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए वो बेहतर से बेहतर अच्छा काम करे, विकास कार्यों को अंजाम दे, जो उनकी सोच है उस सोच को धरातल पे उतारने का काम करे। और निश्चित रूप से जब सरकार में आप रहते हैं तो ये सारी चीज़ें करना आपके लिए बड़ा मैं कहूँ एक तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक लंबे समय से हम लोग सरकार से दूर रहे हैं और इन संघर्ष के दिनों में निश्चित रूप से हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई जरूर होती है। लेकिन जब आदमी संघर्ष करता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए वो अपने आप को तैयार करने की कोशिश करता है और संघर्ष आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ और उसको सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। हो सकता है भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें इंतज़ार कर रही हूँ। आप अपने बचपन को देखते हैं तो आप पाते हैं कि एक लोगों की भीड़ से घिरा हुआ घर, सुभाष यादव जी जैसा दिग्गज राजनेता, तमाम भीड़, और आपकी जो एजुकेशन भी रही है, थोड़ा सा वो भी हमको बता दीजिएगा तो उससे भी मुझे। राजनीति में आने का विचार आपका खुद का था या इन्फ्लुएंस हुए, आपके पिताजी ने कुछ कहा कि आपको भी कोशिश करना चाहिए? क्योंकि अरुण यादव जी जो आपके बड़े भाई हैं, उनकी मैं बात करूं, आपकी बात करूं, तो इस तरह के संयोग कम होते हैं कि आमतौर पर बड़ा भाई राजनीति में है तो छोटा अपने काम देखते हैं परिवार के। लेकिन आप दोनों ही राजनीति में, हालांकि आपकी बहुत तवज्जो है काम के प्रति, आप अधिकांश समय अपने क्षेत्र में रहते हैं। जी, मेरा जो छात्र जीवन रहा है, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूं और डेली कॉलेज जैसी बड़ी संस्था में मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। और हमेशा से मेरा लगाव जो है मेरे गांव से, मेरे क्षेत्र से रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि जब भी हम लोग छुट्टियों में आते थे और गांव पे रहते थे तो विशेष रूप से पिताजी ये सुनिश्चित करते थे कि हम लोग
ग्रामीण परिवेश को समझे, ग्रामीण लोगों की तकलीफ़ों को समझे, और इसीलिए वो हमेशा हम लोगों को खेतों में जाने की हम लोगों को हमेशा सलाह देते थे। और जब भी वो खुद जाते थे, उनका एक मेरे को रूटीन था उनका, कि जब भी वो अपने राजनीतिक कामों से जब उनको फुर्सत मिलती थी और नहीं भी मिलती तो वो निकाल लेते थे। और खेतों में जाते थे। हम छोटे थे, हमको भी खेतों में ले जाते थे, खेती बाड़ी की बारीकियां हमको सिखाने का काम करते थे, उसमें जो आने वाली परेशानियां हैं उससे हमसे रूबरू करने का काम करते थे। और चूंकि पिताजी का इतना बड़ा एक पूरे प्रदेश की और पूरे देश की राजनीति में उनकी दखल रहती थी, और इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि पूरे घर में पूरा घर जो है लोगों से घिरा रहता था। लोगों की तकलीफ़ें, लोगों की परेशानियां, उनको कैसे दूर करना है, उनकी जीवन को खुद ही आपके मन में आई ये बात राजनीति में आने की, या पापा का, पिताजी का भी इन्फ्लुएंस था, या अरुण जी का, आपके बड़े भाई साहब का इन्फ्लुएंस था? नहीं, पिताजी ने कभी भी हम लोगों को इस तरफ। और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी, मैंने दिल्ली कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन करा है, और उसके बाद राजनीति में आने की मेरी कभी कोई सोच नहीं रही है, और ना ही कभी परिवार की तरफ से कभी कोई इस दिशा में आने की कभी कोई सुनियोजित तैयारी थी। पिताजी का अचानक चले जाना, 2013 में उनका स्वर्गवास हुआ, और उसके बाद फिर पूरे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने बड़े भाई से अनुरोध किया, और फिर सबने बैठ कर के ये तय किया कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में प्रस्तुत करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी को, कि उन्होंने मुझे कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके 13 में आपने पहली बार, और 13 में मुझे प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी बना करके कसाव विधानसभा से चुनाव लड़ने का मुझे अवसर प्रदान किया। और वहाँ की जनता ने भी, जो एक हमारा एक पारिवारिक संबंध था, उस संबंध को, रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम। निश्चित तौर पर इस कम उम्र में तीसरी बार आपका लगातार ये टर्म है, और ये बताता है कि क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन है। तो ये निर्णय आपका अपना ही था राजनीति में आने का। जैसा आपका व्यक्तित्व है सचिन जी, घर में भी शायद ये बात उठी होगी कि बहुत सहज और सरल हैं सचिन बहुत ज़्यादा एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड नहीं है, वो दिखाते नहीं है जैसे राजनीति में होता है। मंच पे जाते ही बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, बड़ी भारी भरकम शब्दावली, ऑरा लेके राजनेता चलता है। मैं आपको देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है आप जैसे हैं व्यक्ति को वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि इसके उलट रहना चाहिए। आपको भी खूब सलाह मिली क्या घर और बाहर से कि बदलो, अपने को बदलो? देखिए, मैं अपने जीवन में मेरे पिताजी की एक सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी थी, उसको हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा था कि कभी भी पावर को, सत्ता को अपने सर मत चढ़ने देना। क्या बात! आप जैसे हैं, जैसा आपका व्यक्तित्व है, आप चाहे पावर में हो चाहे पावर में नहीं हो, आपका व्यक्तित्व एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि पावर एक दिन है, एक दिन नहीं है। तो वो चीज़ हमेशा मेरे जहन में रहती है, और उसको मैं हमेशा अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं अभी तक उसमें सफल हुआ हूँ। अब तक का जो आपका सफ़र रहा है, कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है कि आपको ऐसा लगा कि राजनीति में आना सार्थक हो गया? ऐसे अनेकों वाकया हैं, ऐसे अनेकों अवसर हैं जहाँ पर जब किसी ज़रूरतमंद की हम मदद करते हैं, जब किसी ज़रूरतमंद के जीवन में हम कोई भले ही वो छोटा सा परिवर्तन हो, वो परिवर्तन लाने की हम लोग मदद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से मन को सुकून होता है। और अभी तक का जो राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन में अगर मैं कहूँ, मैं सबसे बड़ी अगर कोई मेरे दिल को सुकून देने वाला कोई घटनाक्रम हुआ है या कोई वाकया हुआ है, तो वो जब मुझे कांग्रेस पार्टी ने कृषि मंत्री बनने का अवसर प्रदान किया, और हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी कृषि ऋण माफ़ी योजना, उस कृषि ऋण माफ़ी योजना में जब हमने लाखों उन किसानों के आंसू पोंछने का काम किया, उनके कर्ज माफ़ी करने का काम किया, उनको उस कर्ज के दलदल से बाहर निकालने का काम किया, और जब हम कार्यक्रम करते थे और हम जब ऋण वितरण के हम लोग प्रमाण पत्र बांटते थे, और उस समय जो एक किसान के
चेहरे के जो भाव होते थे, उनके चेहरे पे जो एक खुशी हम देखते थे, संतोष हम देखते थे, तो निश्चित रूप से वो हम सबके लिए एक सुकून और राहत देने का वक्त वो था। सचिन जी, आप एक युवा राजनेता हैं और ये सवाल मेरा आपसे कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं, बीजेपी से भी मेरा यही सवाल है कि किसान न कर्जे से बाहर निकल पाता है, न अपनी तकलीफ़ों से निजात पाता है, और एक्सपर्ट कहते हैं कि कृषि इतना कठिन कार्य है आज के दौर में, इतना महंगा है वो, चाहे पेस्टिसाइड कीटनाशक की बात करिए, बीज की बात करिए, मेंटेनेंस देखिए, आसमान को देखिए, पानी को देखिए, ज़्यादा हो गया तो मुसीबत, कम है तो मुसीबत। ऐसे में ये चीज़ें राहत देती हैं, कर्ज माफ़ी, बिजली बिल माफ़ या हाफ, लेकिन ये फौरी तौर पर ही राहत देते हैं। आप एक किसान पुत्र हैं और खुद अभी तक सक्रिय रूप से खेती किसानी करते हैं। क्या हम करें किसानों के लिए कि उनका जीवन बदले, वास्तव में हम उनके लिए राहत लेकर पहुंचे, क्योंकि भारत अभी भी 70-80% भारत गांव में है। जब किसानों की हम बात करते हैं तो अगर आज के परिदृश्य में हम बात करें तो लगातार हमारे जो किसानों की जो लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य में लगातार वृद्धि हो रही है। उसमें उनके उपयोग में आने वाले जो इनपुट्स हैं, उस इनपुट की कॉस्ट लगातार बढ़ गई। आप चाहे खाद की बात कर लें, आप बीज की बात कर लें, आप चाहे डीजल की बात कर लें, कृषि में उपयोग में आने वाले जो उपकरण हैं आप उनकी बात कर लें, तो किसान के लिए और सबसे बड़ा किसान के सामने जो एक सबसे बड़ी परेशानी है कि कृषि पूरी जो है प्रकृति पर निर्भर है। अगर प्रकृति मेहरबान है तो किसान का वो जो वर्ष होता है, वो समय होता है फसल का, वो ठीक ठाक निकल जाता है। लेकिन अगर प्रकृति नाराज हो गई, रूठ गई, तो अनेकों अवसर में हम देखते हैं कि उसकी जो पूरी मेहनत होती है, वो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती, चली जाती है। और वो एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो उसकी पूरी लागत उसमें लग चुकी होती है, फसल लगभग बन करके तैयार हो जाती है और उसी समय प्राकृतिक कोई आपदा आ जाती है और उसकी पूरी जो है फसलें चौपट हो जाती है। और वही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो किसान है इस कर्ज के दलदल में लगातार जो है फंसता चला जाता है। तो हमारी एक शुरुआत थी, हमारा प्रयास था, एक लंबा विजन लेकर के हम लोग चल रहे थे। कृषि का, किसानों का बिजली बिल अदा करना, किसानों के ऋण माफ़ी करना, किसानों की जो उपयोग में आने वाले उपकरण थे उस पर 50% तक सब्सिडी करना, ये हमारे उस रणनीति का हिस्सा था। और भी बहुत सारे योजनाएं हमारे साथ थी जिससे हम किसानों को जो है आत्मनिर्भर बनाने की हम लोगों की कोशिश थी, हमारा प्रयास था। किसानों के लिए, उनकी फसलों के लिए प्रॉपर वेयर हाउसेस की व्यवस्था करना, एक पूरी जो लिंक होती है उस लिंक को स्टैब्लिश करना, ये हमारी कोशिश थी, हमारा प्रयास था। हम लोग चूँकि हमें बहुत कम समय, बहुत कम अवसर मिल पाया हमारा पूरी योजना को धरातल पर लागू करने का, लेकिन उन 15 महीनों में हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो हमने सोचा था उसको हम लोग अचीव करने में हम लोग सफल रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल ये मेरे जहन में आता है सचिन जी कि आप जैसे युवा राजनेता जब मैच देखते हैं, राजनीति के मैच की मैं बात कर रहा हूँ, और पिच पे कमलनाथ जी बैटिंग कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी बैटिंग कर रहे हैं, और माफ़ कीजिएगा सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन आप ये भी देखते हैं कि हमारे ये सीनियर बल्लेबाज कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सीनियर हैं, कोच की भूमिका में भी हैं। कैसे कहते हैं जाके कि आपका स्टांस गड़बड़ है, थोड़ा बैकलिफ्ट ठीक कीजिए, आप ठीक से खड़े होइए, स्टांस अच्छे से लीजिए। उस समय क्या एकदम हताशा मन में नहीं आती कि इतना बढ़िया मौका मिला था, लेकिन आरोप मढ़ा गया कमलनाथ जी पर कि उनके कुछ फैसले, उनकी कुछ चीज़ें अगर मना लेते सिंधिया जी को तो शायद इतना बड़ा जो कांड हुआ वो शायद नहीं होता। देखिए, जीवन में इफ एंड बट तो लगे ही रहते हैं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत, इतने परिश्रम से हम जिस स्थान पर पहुँचें वो स्थान को हम इतनी आसानी से जाने दें। बहुत सारे हमने कोशिश की, प्रयास किए, और जो भी संभव हो सकता था, हर संभव कोशिश सभी साथियों ने मिलकर करी। दुर्भाग्य रहा कि जो हम जैसा चाह रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे, वैसा नहीं हो पाया, और स्थितियां ऐसी बनी कि
उससे हम फिर वापस उभर नहीं पाए। आप अपने सीनियर्स की कोई त्रुटि नहीं देखते हैं सर? नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि उनके पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा ऐसा निजी तौर पे मानना है कि राजनीति में मैं समझता हूँ कि उम्र के साथ उनके जो अनुभव होते हैं उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता है। और जहाँ तक एक्सपीरियंस की हम लोग बात करें, अनुभव की बात करें, तो दोनों हमारे जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उनके अनुभव का कोई तोड़ नहीं रहा है, और उनका पूरी कोशिश थी, पूरा प्रयास था कि हमारी सरकार जो है बचे, और उन्हीं के प्रयासों से मध्य प्रदेश में हमारी सरकार भी आई थी। हमें इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, और दुर्भाग्य रहा कि जो हम लोगों ने कोशिश करी थी, प्रयास करी थी, करा था, हम उस पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी कमलनाथ जी को बदल दिया गया मध्य प्रदेश में। देखिए, ये तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। ऐसे बड़े जो राजनीतिक निर्णय और फैसले होते हैं वो दिल्ली में बैठ करके लिए जाते हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारा जो हाईकमान है, वो इन सब निर्णय और फैसलों को लेता है। लेकिन मैसेज आपके केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी आला कमान ने साफ दिया है कि युवाओं का समय है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी जी को कमान देने का मतलब ही है, लेकिन पटवारी जी के लिए भी जैसे मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, जैसे आपके पिताजी के लिए खड़ी की गई 2004-05 में, फिर उसके बाद आए सुरेश पचौरी जी के लिए खड़ी की गई, फिर आपके भाई साहब अरुण जी के लिए खड़ी की गई। तो ये क्रम कमलनाथ जी भी कहते हैं जैसा सपोर्ट चाहिए था नहीं मिला, बाकी नेता कहते हैं कमलनाथ जी के स्वभाव की वजह से सपोर्ट नहीं। ये एक दूसरे पर आरोप की गेंद उछालते रहने का सिलसिला कब तक चलेगा? आखिर जीतू पटवारी जी को मौका दीजिए, अभी 4-6 महीने में वो क्या कर लेंगे? हमारा जो शीर्ष नेतृत्व रहा है उसकी हमेशा ये सोच रही है कि हमारा जो युवा नेता हैं, युवा जो हमारे साथी हैं, उनको समय समय पर अवसर मिलता रहे। और अगर हम बात करें पिछली हमारी सरकार की, तो मैं समझता हूं कि आदरणीय अर्जुन सिंह जी के बाद सबसे युवा अगर कैबिनेट कहीं थी मध्य प्रदेश में, तो हमारे 2018 की हमारी सरकार के समय में थी। एक से बढ़कर एक युवा साथी जो थे, और उनको कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, महत्वपूर्ण विभाग दिए, उसमें मैं भी शामिल था। तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा ये सोच रहा है, दे रहा है। और जहाँ तक हम संगठन की बात करें, तो संगठन का जो कार्य है वो बड़ा मुश्किल कार्य होता है, जो कि आपको सबको साथ में लेकर के चलने की आपकी चुनौती है, सबकी बात आपको सुनना है। और हर व्यक्ति का ये कोशिश होती है, ये प्रयास होता है कि सब साथ में लेकर के जो है एक रणनीति के तहत हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। पटवारी जी सबको साथ में लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी ये कोशिश है, प्रयास है, और उनके पास भी एक लंबा अनुभव, युवा होने के साथ साथ उनके पास भी एक लंबा अनुभव रहा है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं वो, सरपंच से लेकर के, जिला पंचायत से लेकर के, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के, एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध करने का काम उन्होंने समय समय पे किया। और हम सबको पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आने वाले समय में भी वो अपनी नेतृत्व कुशलता से, अपनी संगठन की क्षमता से सब चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे और कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम वो करेंगे। सचिन जी, एक फिर थोड़ा राजनीतिक सवाल है। आपको जानने वाले, आपके क्षेत्र के कार्यकर्ता, आपकी पार्टी के वर्कर कहते हैं कि सचिन जी को अपने गाँव से बड़ा प्यार है, तो गांव से ये प्रेम भी आपको विरासत में मिला है। कि कहा जाता है सबसे ज़्यादा आपका चेहरा प्रफुल्लित तब होता है जब आप अपने खेतों में होते हैं और जाते हैं और देखते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियों की तरह लगता है मुझे कि ये अपने गांव से इतना प्यार बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसकी सराहना करता हूं। कैसे देखते हैं आप गांव से अपने अटैचमेंट को? देखिए, शुरू से ही, बचपन से ही हमेशा हम लोगों का ये कोशिश रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपना गांव में बिताएं। और आज दिनांक तक भी हमारा जो है ये कोशिश रहती है कि हम लोग कहीं भी हों, घूम फिर करके रात को गांव जरूर हम लोग पहुंच जाते हैं। वो भले फिर रात के 4 बजे हों, हम लोग गांव जरूर पहुंचते हैं। और जो एक अपनापन हमें वहाँ पर मिलता है, और जो पूरा गांव एक परिवार के रूप में हमारा है। और ये जो संबंध हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये आज के नहीं हैं, कई पीढ़ियों के संबंध हैं। और
बड़ी खुशी होती है कि आज भी उन रिश्तों में, उन संबंधों में वही मधुरता है, वही जो है स्नेह है, वही प्यार है। बड़ों का हमेशा स्नेह, मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। और एक दोस्तों की बड़ी लंबी सूची है। मैं जब बोर्डिंग में था, जब गांव आते थे तो हमारी गांव की क्रिकेट टीम हुआ करती थी। अच्छा। और हम सब साथी मिलकर के आसपास के जो गांव होते थे उन गांवों में जाकर के हम क्रिकेट मैच होते थे, टूर्नामेंट्स होते थे। तो इस तरह से एक जो लगाव शुरू से बचपन से हमारा रहा। और चूँकि एक हम लोग किसान परिवार से आते हैं, पिताजी का भी बहुत रुचि हमेशा खेती किसानी में रही है। और एक प्रकृति से और खेती से एक निकटता जो शुरू से बनी हुई है वो आज तक जारी है। तो खेतों तक जाना ही नहीं होता होगा, आप बाकायदे वहाँ खेती किसानी के काम भी करते होंगे? जी, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश रहती है कि जो अनुभव हमारे पास में है उस अनुभव को हम लोग धरातल पे उतारने का हम लोग काम करते हैं। आप जिस बोर्डिंग स्कूल से पढ़े वहाँ बहुत एक इलीट क्लास के बच्चे ही होते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ तो डाइनिंग टेबल पे बैठ के कैसे खाना है, सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं, ये भी सिखाया जाता है। तो ये अपब्रिंगिंग आपकी हुई जो उस समय जब बड़ी टेंडर एज होती है, लेकिन फिर भी गांव से ये जुड़ा हो, तो ये पिताजी की वजह से हुआ या आपके खुद के संस्कार इतने प्रबल थे कि उस देश के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में आने के बाद भी आप अंग्रेजियत की तरफ नहीं गए, आप अपने परिवार, मेरा गांव मेरा देश की संस्कृति पे ही चले? मैं समझता हूँ इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो मेरे पिताजी का रहा है। और उन्होंने हमेशा हमें अच्छे संस्कार डालने के काम कोशिश की, प्रयास किया उन्होंने। और हमेशा ज़मीन से जुड़े रहने की शिक्षा उन्होंने हमेशा हमको देते रहे वो लोग। और यही कारण है कि हम लोग आज भी उनकी दी हुई जो शिक्षा है उस शिक्षा के अनुसार हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम। जी, कंक्लूड करूंगा इस सवाल से, आगे जीवन को कैसे देखते हैं आप? और सबसे बड़ा टास्क जीतू पटवारी जी, सचिन यादव जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और अब तो युवाओं का 4G और 5G का समय है ये कांग्रेस में। तो आप सरकार बनाएं, ऐसे टावर्स खड़े करें कि जनता से आपका कनेक्शन सीधे स्थापित हो, जिससे आपका 5G झंझनाते हुए जनता से कनेक्ट हो और आप जनता की भावना समझ सकें, जनता आपकी भावना समझे। अगले 5 साल का रोड मैप तैयार है? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग आगे हमारा क्या भविष्य रहेगा उस भविष्य को लेकर के लगातार हमारी संगठन स्तर पर, पार्टी स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। और एक रणनीति जो है हमारी तैयार हुई है और उस रणनीति के तहत जो है हम लोग आने वाले 5 सालों में हम लोग काम करेंगे। और जनता की जो उम्मीदें विपक्ष है उस सारी उम्मीदों पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को समय समय पर पूरी तीव्रता से, पूरी ताकत से हम लोग उठाने का काम करेंगे। और जनता की आवाज़ बन करके हम लोग सरकार को जो है आईना दिखाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश तो गुजरात बन गया है, 29 की 29 सीटें, 29 के 29 कमल प्रधानमंत्री को भेंट कर दिए गए। तो बचता क्या है सचिन जी मध्य प्रदेश? देखिए, ये एक समय की जो है समय की धारा है। ये अभी आगे भविष्य गर्त में क्या है ये ना आप बता सकते ना मैं बता सकता हूँ। और हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना, जनता की समस्याओं, जनता के मुद्दों को उठाना। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उसको लोगों ने पहले भी पसंद किया है और आने वाले समय में पसंद करेंगी। और निश्चित रूप से हमको अवसर मिलेगा और हम लोग इस प्रदेश के विकास और उन्नति और तरक्की में अपना योगदान देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत धन्यवाद सचिन जी इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। थैंक यू। ये थे युवा कांग्रेस विधायक, तीसरा टर्म है उनका विधायक के लिए, हैट्रिक लगा चुके हैं वो।
और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री हैं। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे।